हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोमीटर पांडे जी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का, लाइसोसोम इत्यादि कोशिकांगों के विषय में अध्ययन किया। ये सब सेल में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। कोशिका को पहले ही हमने बताया था कि जीवन की एक इकाई है, जीवधारियों के जीवन की एक इकाई है। इसी कोशिका के क्रम में, कोशिका को पढ़ते हुए हम कोशिकांगों के विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्हीं कोशिकांगों में अध्ययन करते करते हम एक विशिष्ट टॉपिक पर पहुंचे हैं, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। आइए हम लोग आज कोशिका के नियंत्रण केंद्र, न्यूक्लियस यानी केंद्रक का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। यह कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यदि यह इसके अंदर डीएनए होता है गुणसूत्रों के रूप में, जो किसी भी जीवधारी के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो पाया जाता है वह आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसीलिए केंद्रक का महत्व जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। आइए हम केंद्रक के विषय में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम किसी कोशिकांग की खोज के विषय में जानते हैं कि कोशिकांग को खोजा किसने। इसी क्रम में केंद्रक की खोज एक वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सन 1831 ईस्वी में इसकी खोज की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की। ये कुछ इसकी संरचना हमने आपको दिखाई, लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? लगभग गोलाकार संरचना है, घने रंग का, और एक जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। वैसे तो प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या एक होती है, ओनली वन, लेकिन कुछ जीवधारियों में इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे एक शैवाल है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में, शैवाल में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम पैरामीशियम को आपने यदि पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो हम बता दें, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। एक उसका माइक्रोन्यूक्लियस, दूसरा उसका यानी एक लघु केंद्रक, दूसरा उसका गुरु केंद्रक। लघु केंद्रक क्या है? लघु केंद्रक जनन से संबंधित का, पैरामीशियम का। और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है या गुरु केंद्रक जिसको कहते हैं, वह शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, या हम ये कह सकते हैं वह वेजिटेटिव भाग का वेजिटेटिव केंद्रक भी उसको हम कह सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त केंद्रक कैसे किसी कोशिका की कार्यकी को नियंत्रित कर सकता है, इसको हम एक उदाहरण द्वारा आकर के आइए समझते हैं।
कैसे ये नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। हमने अभी आपको बताया कि केंद्रक जो है वो पैतृक गुणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है या पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमने और बताया था पिछले वीडियो में, कई बार चर्चा हुई है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रो का मीन्स था प्राइमरी या प्राथमिक, यू का मतलब गुड और वेल। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के विषय में समझ रहे थे, तब वहाँ पर हमने इसको जो है आपको इसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, केवल ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का जो मुख्य भाग है, उसका क्रोमोसोम, उसका डीएनए वो तो पाया जाता है, लेकिन कला अनुपस्थित होती है। ठीक है, वहां पर डीएनए जो है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सब में केंद्रक के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम केंद्रक कला कहते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी, आज भी आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अभी हमने आपको बताया कि केंद्रक जो है वो किसी भी कोशिका की संपूर्ण कार्यकी का नियंत्रण करता है, एक नियंत्रक केंद्र के रूप में पाया जाता है। एक वैज्ञानिक हुए हैमरलिंग, उन्होंने एक एल्गी एसिटाबुलेरिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एसिटाबुलेरिया क्या है? एक शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है, और इसकी संरचना कुछ इस तरह से है, जल्दी से बना देते हैं और थोड़ा सा समझ लेते। इसके 3 भाग हैं, इसकी कैप, इसके राइजोइड्स या फुट कह सकते हैं इसको, फुट, ये न्यूक्लियस और स्टाक, यानी कुल मिलाकर के 3 भाग हैं, कैप, स्टाक और फुट। और इसके फुट में एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक उपस्थित है। किसके? इसके फुट में। किसके फुट में? एसिटाबुलेरिया। कुछ इस तरह संरचना होती है। यदि एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल को यहां से ब्रेक कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो पुनः क्या होगा? इसी केंद्रक की देखरेख में पुनः एक नया पौधा, पुनः एक एसिटाबुलेरिया जो है वो क्या होगा? बन जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, पुनः एक एसिटाबुलेरिया का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि इसको निकाल दिया जाए, इसको, नीचे वाले भाग को, तो ये भाग बेकार हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये भाग सूख जाएगा। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि इसी केंद्रक के कारण ही इसकी कैप और इसका स्टाक जो है दोबारा बना। यानी केंद्रक किसी भी कोशिका की संरचना और उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। किसी भी कोशिका की संरचना और उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है केंद्रक। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब आइए हम इसमें पाए जाने वाले पदार्थ के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए और आरएनए। ये 4 मुख्य रूप से पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? केंद्रक में। पहला है प्रोटीन।
ये कुल केंद्रक के शुष्क भार का लगभग 70% होता है। दूसरा है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए इसमें होता है 10% और आरएनए 2 से 3%। ये केंद्रक के किसके शुष्क भार का प्रतिशत है, इतने प्रतिशत शुष्क भार का है केंद्रक के। अब केंद्रक के भाग, केंद्रक के कुल मिलाकर के 4 भाग हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस और नंबर 4 क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे। ये 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में जानते हैं। देखिए केंद्रक में, केंद्रक का जीवद्रव्य, केंद्रक का जीवद्रव्य, केंद्रक में क्या पाया जाता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, एक कवरिंग होती है, किसमें, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली से बनी है, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली से बनी है। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी हमने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाले भाग को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाले भाग को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए जो मेम्ब्रेन है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन, ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, इसकी ये बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या, जो केंद्रक कला है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों परतों के बीच में, दोनों परतों के बीच में थोड़ा सा स्थान होता है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अभी हमने आपको बताया छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनका संबंध अंदर केंद्रक द्रव्य से और बाहर कोशिका द्रव्य से होता है। जैसे सपोज दैट ये सेल है और इसमें क्या है, केंद्रक है और ये जगह जगह इसमें सूक्ष्म छिद्र हैं, तो जो भी पदार्थ इसमें बनता है किसमें, सेल में, वह डायरेक्ट यहाँ जाता है और यहाँ जाता है। यानी कोशिका द्रव्य के डायरेक्ट संपर्क में होता है केंद्रक द्रव्य, किसके माध्यम से, इन्हीं न्यूक्लियर पोर के माध्यम से। ठीक है, वह एक चीज और बता दें, बाह्य कला, जो बाहर की कला है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे होंगे अविरत होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यानी इसकी जो बाहरी कला है ये और बाहर की ओर बढ़ करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। अब कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक के 2 प्रकार, यहाँ नहीं बताएंगे, उसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। यहाँ हम बता दें कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मीन्स खुरदरा, खुरदरा जिस पर राइबोसोम उपस्थित हैं। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, इसको भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी अब ये समझिए कि केंद्रक जो है उसकी ही देखरेख में प्रोटीन की संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण होता है जो कोशिका की उपापचयी क्रिया को करने में भाग लेते हैं। बिना एंजाइम के उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रक का।
इसके बाद फिर दूसरा हम आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाते हैं, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियो प्रकार में विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। बहुत सारी मात्रा में इसमें आरएनए भी होता है। आप जानते हो आरएनए के प्रकार, और आगे पढ़ाएंगे इसको, यहीं थोड़ा सा जान लीजिए। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए हैं। और तीनों प्रकार के आरएनए केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और एक और संरचना पाई जाती है गहरा रंग लेने वाली, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं इसको हिंदी में, न्यूक्लियोलस। और इसमें कुछ गहरा रंग लेने वाले पदार्थ होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। जो अच्छा, क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। तो ये इसमें केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित रहते हैं। तीसरा हम आ जाते हैं न्यूक्लियोलस पर। भी हमने आपको बताया इसको केंद्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रिका कहते हैं। यही है केंद्रिका, केंद्रिका कहते हैं। यह छोटा गोल भाग है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे फोंटाना, उन्होंने की थी सन 1781 ईस्वी में। सन 1781 ईस्वी में फोंटाना ने इसकी खोज की थी, और बोमैन ने सन 1840 ईस्वी में इसको न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नाम दिया। ठीक है। वैसे तो केंद्रक में एक ही केंद्रिका उपस्थित होती है। जनरल रूप में, सामान्य रूप में केंद्रक में एक ही केंद्रिका उपस्थित होती है, लेकिन प्याज की कोशिका में, प्याज की जो सेल्स हैं उनमें 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? प्याज में। रिमेंबरिंग पॉइंट है, प्याज में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती, 4 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रिका में न्यूक्लियोलस में 10% प्रोटीन, 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। 10% आरएनए, 10% आरएनए, 85% प्रोटीन और लगभग 5% डीएनए भी उपस्थित होता है। यह किसमें उपस्थित होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में यह उपस्थित होता है। दूसरी चीज और, एक चीज और देख रहे होंगे, इसके चारों ओर कोई कवरिंग नहीं होती, यानी कोई झिल्ली या कोई कला उपस्थित नहीं होती है। किसके अंदर? केंद्रिका के चारों ओर, यानी ये कला विहीन कोशिकांग है। केंद्रक में पाया जाने वाला कला विहीन कोशिकांग है। अच्छा, इसका अभी तक कार्य नहीं पता लगाया जा सका है, लेकिन आधुनिक अवधारणा के अनुसार ये राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है न्यूक्लियोलस। सबसे अंतिम में क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड्स।
ये सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्रक में यही भाग सबसे महत्वपूर्ण है। ये देखिए इसमें जाल जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। वास्तव में लग रहा होगा कि कोई एक धागा है जो विभिन्न प्रकार से कुंडलित है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इसका प्रत्येक धागे का एक छोर है। इस तरह से प्रत्येक धागे का एक छोर है, ठीक है, प्रत्येक धागे का एक छोर है। ये कहते तो इसे क्रोमैटिन थ्रेड हैं, क्रोमैटिन जालिका हैं, लेकिन ये वास्तव में जाल नहीं है, बल्कि क्या है, कई सारे धागे हैं जो आपस में लिपटे रहते हैं और प्रत्येक धागे का कोई ना कोई छोर है। कोशिका विभाजन के समय ये जो धागे हैं ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर के इस प्रकार से क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब एक चीज और बतानी है, आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी इसमें यदि ये मान लिया जाए कि मनुष्य की कोशिका का केंद्रक है तो इसमें 46 धागे हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या हैं, लिपटे हुए हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और मोटे होकर के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल और एक क्षारीय प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसी है, हिस्टोन प्रोटीन है और ये इसका कैसा है, प्रकृति कैसी है, क्षारीय। न्यूक्लिक एसिड और क्षारीय प्रोटीन से मिलकर के ये बना है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड एक जटिल कार्बनिक अम्ल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक जटिल कार्बनिक अम्ल है और यह 3 पदार्थों से मिलकर के बना है। यह 3 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नंबर एक पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, नंबर दो PO4 समूह, फास्फेट समूह, और नंबर 3 नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। यह 3 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार के। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। डीएनए और आरएनए के विषय में हम अब आने वाले अगले वीडियोज में इसको पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए के विषय में आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, डीएनए और आरएनए का। डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। अब इसके कार्य, केंद्रक के कार्य ही हम आपको बताते हुए चले आ रहे हैं। इसका काम क्या है केंद्रक का, इसमें क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं
जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स की प्रतिलिपियां बनती हैं, गुणसूत्रों की प्रतिलिपियां बनती हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गुणसूत्र जाते हैं और यही आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं। तो इस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण कार्य ही। दूसरा, कोशिका की संपूर्ण कार्यकी का नियंत्रण करना, यही केंद्रक का प्रमुख कार्य है। हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि डीएनए और आरएनए के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ यदि हम इसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब आप भी बोर होने लगेंगे, अतः इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। हमने आपको केंद्रक के विषय में बताया। फिर एक बार बता दें, केंद्रक जो है वो कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। बिना इसके यदि केंद्रक को निकाल लिया जाए कोशिका से तो कोशिका मृत हो जाएगी, कोशिका नष्ट हो जाएगी। अतः केंद्रक जो है वो कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। अब इसी के साथ हम इसको यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम डीएनए की संरचना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 3 पदार्थों से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस, इन्हीं सब पर घूम फिर के चर्चा होगी। फिर धीरे धीरे करके डीएनए की संरचना पर चर्चा होगी। फिर डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पर चर्चा होगी। फिर प्रोटीन सिंथेसिस पर चर्चा होगी, आरएनए के स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे करके और फिर हम लोग आनुवंशिकता पर चले जाएंगे। अतः इस वीडियो को यही हम समाप्त कर दे रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो स्क्रीन पर हमारे पर्सनल नंबर चल रहा होगा, उस पर आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो हैं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।